इंटरफेस को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं। अब ये वो सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहना चाहिए, क्योंकि माइटोसिस है। माइटोसिस मीन कि आपके जो सेल्स हैं जब वो डिवाइड करेंगे तो वो सेम होगा। इंटरफेस के बाद जब माइटोसिस की बात करूंगी तो ये बात आपने कुछ चीज़ें जो है वो अपने माइंड में याद रखनी बिफोर वी स्टार्ट विद द फेजेस। पहली बात, माइटोसिस आपकी पूरी बॉडी के अंदर होती है, यानी कि आपके मसल सेल जब आप गिरते हैं तो आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस है, आपके मसल सेल्स में जो नए मसल सेल्स आते हैं वो माइटोसिस से आते हैं। जब आप छोटे होकर जब बड़े होते हैं तो वो जब बड़े होने का टाइम पीरियड होता है उसमें भी जो न्यू सेल्स की एडिशन होती है वो माइटोसिस से होती है। विच मीन्स कि माइटोसिस के अंदर हर सेल अपनी आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका फ्रेंड कहता है कि ये चीज़ मुझे फ़ोटो कॉपी करवा दो। फ़ोटो कॉपी का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी की आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट कर देना। तो ये काम माइटोसिस करेगा। तो यानी आपके जो मसल सेल्स होंगे वो जब डिवाइड होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस तो वो मसल सेल्स ही प्रिपेयर करेंगे, वो आपके आई सेल्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो ये ब्यूटी है माइटोसिस की कि इसके अंदर जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो वो जिन डॉटर सेल्स को क्रिएट करेगा वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी होंगे। जैसे जब आपके पास ओरिजिनल और फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट होता है तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कौन सी फोटो कॉपी है। बिल्कुल इसी तरह आप पेरेंट और डॉटर सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो हम जब माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में दो काम होते हैं। पहले क्रोमोसोम की डिवीजन। क्रोमोसोम क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं सो दैट्स वाई उनकी डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो हमारा हमेशा न्यूक्लियस के वर्ड को कहते हैं। फिर इसके बाद जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं तो फिर हम लोगों के पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उस फेज को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस लॉन्ग फेज होता है और वो आगे फर्दर 4 डिवीजन में डिवाइड होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम के जो होता है क्रोमोसोम की डिवीजन होती है और क्रोमोसोम क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल करा होता है तो उसमें ज़रा सी भी डिवीजन में अगर मसला आएगा तो पूरा सेल जो है वो नॉर्मली काम नहीं करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दैट्स वाई जब मैं आपसे पूछूंगी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में लेंथी फेज कौन सा है तो वो हमेशा कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस ये वो फेज होता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू 2। अब आप यहाँ पे देखो तो आपका न्यूक्लियस जो है वो क्रोमैटिन फाइबर्स के तौर पे इस तरह से डिसऑर्गेनाइज है, लेकिन जैसे हम डिवीजन का टाइम करीब आता है तो वो ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम। यानी यहाँ मैं कह सकती हूँ कि ये क्रोमैटिन फाइबर हैं और जब वो डिवाइड करेंगे तो वो क्रोमोसोम में हो जाएंगे। अब क्रोमैटिन फाइबर एंड क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है इसको आप लोग इस तरह देखें। हम सब गुड्डियाँ उड़ाते हैं, यकीनन आप लोग भी गुड्डियाँ उड़ाते होंगे। जब हम लोग जिस थ्रेड से गुड्डियाँ उड़ाते हैं वो थ्रेड हमारे पास अगर डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा तो उसके डैमेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो उलझ के टूटने का ख़तरा है। या फिर अगर आपका कोई दोस्त आपसे जो है वो डोर मांगेगा तो आप उसे डिवाइड करने के लिए ऐसे बीच में से काटेंगे तो नहीं, पहले आप उसे एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन आप उसे काटेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि आपका क्रोमैटिन फाइबर डीएनए में डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है तो जब उसकी डिवीजन का टाइम आता है तो वो सबसे पहले अपने आप को जो है वो कंडेंस फॉर्म यानी कि अपने आप को लपेटता है और अपने आप को कंडेंस करता है। जिस फॉर्म में वो अपने आप को कंडेंस करता है उस फॉर्म को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ उसी टाइम अपीयर होंगे जब सेल जो है वो माइटोटिक या सेल डिवीजन स्टेज में होगा। नॉर्मली अगर आप मेरे सेल्स को देखेंगे तो वो आपको क्रोमैटिन फाइबर में नजर आएंगे, लेकिन जो सेल डिवाइड हो रहे होंगे उनमें आपको जो है वो क्रोमोसोम बहुत क्लियरली विजिबल होगा। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो खुद से मूव नहीं करते, उनके लिए जो चीज़ मूव करवा रही होती है वो 3 टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रियोसोम होते हैं या सेंट्रियोल्स होते हैं वो आपका स्पिंडल फाइबर यानी माइटोटिक फाइबर्स को क्रिएट करें। वो माइटोटिक फाइबर्स बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले अगर मैं इनकी डायग्राम ड्रॉ करूं तो एक आपका माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे एक पोल पे होगा सेल के और दूसरा माइटोटिक स्पिंडल आपके दूसरे पोल पे होगा। अब वहाँ से 3 तरह के फाइबर्स निकल रहे हैं। तो जो पहला फाइबर है उसको हम लोग एस्ट्रल फाइबर कहते हैं। वो इस तरह से छोटे से फाइबर्स होते हैं और वो इस तरह से रेडिएट होते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा फाइबर होता है वो आपका पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं।
ये एक सेंट्रियोल को दूसरे सेंट्रियोल के साथ अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। जो तीसरे फाइबर्स होते हैं वो होते हैं आपके काइनेटोकोर फाइबर्स, और ये आपके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को मूवमेंट या क्रोमोसोम को एक दूसरे पोल्स के साथ मूवमेंट या उनकी डिवीजन में हेल्प करवा रहे होते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम खुद से मूव नहीं कर सकते तो काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं वो उनके साथ अटैच होके उनकी ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो उनकी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द टू डिफरेंट पोल्स वो करवाते हैं। वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि हमारे पास जो माइटोटिक स्पिंडल है या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं और हर कैटेगरी एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। उसके बाद जो हम कैरियोकाइनेसिस को अपनी ईज के लिए 4 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपने इसे PMAT के नाम से याद रखना है। तो आपको जो है ये इसके सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस में आगे पीछे किया तो आपका जो पूरा सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज की, दैट इज दी प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा थिक होके जो है वो विजिबल हो जाते हैं। यानी अगर क्रोमोसोम इस तरह का था तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोफेज वो अपने आप को इस तरह से कंडेंस फॉर्म में ले आएगा। फिर उसके बाद आपका जो माइटोटिक अपरेटस होता है जिसमें आपके तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करके ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और फिर आपका जो साइटोप्लाज्म है वो विस्कस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड डिफरेंट प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट अगेन जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमोसोम नॉर्मली आपका इस फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम लोग माइटोसिस या मियोसिस की बात करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम एक्स फॉर्म में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सिंथेसिस होती है या एस फेज होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज, उसमें क्रोमोसोम अपने आप को इस तरीके से रेप्लिकेट कर लेता है। तो ये जो क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा आर्म है ये उसकी रेप्लिकेटेड फॉर्म है और ये आपकी ड्यूरिंग एस फेज होती है। फिर इसके बाद आती है मेटाफेज। मेटा का मतलब होता है सेंटर। तो इसमें आपके काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के पास। अगर ये आपका क्रोमोसोम है तो उसके बीच में जो है वो काइनेटोफोर रीजन होगा। ये काइनेटोकोर रीजन इसके साथ आपके जो है ये काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं वो आकर अटैच होते हैं। एक सिंगल क्रोमोसोम के साथ 2 फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। यानी यहाँ से भी एक काइनेटोकोर फाइबर आया और यहाँ से भी जो है वो एक फाइबर आया और उसने एक क्रोमोसोम को इस रीजन पे जाकर बाइंड कर लिया। ये काइनेटोकोर रीजन और ये दोनों काइनेटोकोर फाइबर्स जिन्होंने आके क्रोमोसोम को अरेंज बीच में अटैच करवाया और अटैचमेंट की वजह से क्रोमोसोम सेंट्रल प्लेट पे आकर अरेंज हो जाते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग मेटाफेज कहते हैं, यानी मेटा मीन्स सेंटर। तो जब क्रोमोसोम अलाइन हो जाएं टू द इक्वेटर ऑफ द सेल तो इस फेज को हम लोग मेटाफेज कहेंगे। फिर आती है एनाफेज। ये सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज होती है क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंश्योर करवाती है ऑन द बोथ साइड। अब क्या होगा कि आपके जो स्पिंडल फाइबर हैं जो कि काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनके खिंचने की वजह से आपके जो है क्रोमोसोम वो अलहदा हो जाएंगे और एक क्रोमोसोम की कॉपी एक के पास और दूसरे क्रोमोसोम की कॉपी दूसरे के पास। यानी अगर मैं बताऊं नॉर्मली आपका जो क्रोमोसोम था वो आपका ओरिजिनल ऐसे था, रेप्लिकेशन के बाद यानी कि एस फेज के बाद वो इस तरह से हो गया। अब इस तरह से जो ये वाला था वो जब आके अटैच हुए इसके साथ काइनेटोकोर फाइबर से अटैच हुए तो इन दोनों के साथ यानी कि जब इन दोनों काइनेटोकोर फाइबर्स ने पुल किया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये खिंचे और खिंचने से ये जो है एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ। तो जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी बिफोर द रेप्लिकेशन वो यही थी और ये फॉर्म आकर इसने वापस अटेन कर ली। तो एनाफेज के अंदर जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द ईच पोल। अब आता है हमारे पास टीलोफेज। ये लास्ट फेज है और इसमें हर वो काम टोटली ऑपोजिट होगा प्रोफेज के लिए। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस हुए। इस फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा और न्यूक्लियोलाई यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आके जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी अराउंड दीज 2 क्रोमोसोम। यानी दोनों साइड से जो है वो आपकी
न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उन क्रोमोसोम के अराउंड फॉर्म करके 2 न्यूक्लियस क्रिएट कर देगी एट द एंड ऑफ द टीलोफेज। तो टीलोफेज के एंड पे आपके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर। तो इस तरह से ये चारों फेजेस जो हैं ये हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करवाती हैं। और कैरियोकाइनेसिस का एक ही पर्पस होता है कि वो आपके इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिवाइड करवा सकें। जब आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी तो उसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस।